हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा था टॉपिक, और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने आगे ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस, और कुछ जनों से नहीं हुए होंगे, कुछ से हो गए होंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस। दो डाइस हैं, ब्लैक और रेड। Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the die resulted in 5। अब देखो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है ये हमारा अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। दो डाइस हमने रोल किए। अब इसमें प्रायोरिटी की कोई बात नहीं कि सर पहले कौन सा कर रहे हैं बाद में कौन सा कर रहे हैं, है ना। मतलब कि फर्स्ट वाला ब्लैक है या सेकंड वाला ब्लैक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, मान लो फर्स्ट अगर मेरा ब्लैक है, सेकंड मेरा रेड है, तो पहले तो सैंपल स्पेस, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, S इक्वल्स टू कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में। हमारे पास देखो दो डाइस हैं, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, दो प्लेसेस है। फर्स्ट प्लेस पर पहले पासे पर चाहे वो किसी भी कलर का होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 6, 1 से लेके 6 तक। सिमिलरली सेकंड पे भी है, तो टोटल कितने हो गए 36 हो गए। तो टोटल 36 है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 1 1 2 इस तरीके से 1 6 तक। सिमिलरली 2 1 से लेके 2 6 तक, और लास्ट 6 1 से लेके 6 6 तक। ठीक है, ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। कितने होंगे, ये होंगे हमारे 36, है ना। यहाँ पे 6 × 6 ये हमने किसे किया, PNC से। अब इसमें बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। 9 से बड़ा सम आए। 9 से बड़ा कौन कौन सा सम आ सकता है, दो पासे हमारे पास, दो डाइस हैं, तो 9 से बड़ा सम कैसे आ सकता है। या तो हमारे पास क्या आ जाए, देखो स्टार्ट करो हाईएस्ट से, 6 और 6, इनका सम क्या होगा 12। या फिर क्या हो सकता है 6 और 5 कितना होगा 11, 6 और 4 ये होगा 10। अब इससे छोटा पॉसिबल है क्या, नहीं। 6 और 3 होते 9 हो जाता है। इसने एग्जैक्टली 9 नहीं बोला, इसने बोला ग्रेटर देन 9। तो 9 से बड़े के लिए हमारे पास जो हमें फाइंड करना होता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम दिस गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ये गिवन है, जो गिवन होता है वो हमारा F होता है, और जो हमें फाइंड करना होता है वो हमारा E होता है। तो E सबसे पहले लिखते हैं। अब इसमें इस पर मत जाना, ये जो हमें गिवन है इसके ऊपर अभी बाद में करेंगे, ये हमारा F है, तो इसको नहीं सोचना। अभी केवल हमें ग्रेटर देन 9 की बात करनी है। तो ग्रेटर देन 9 कब कब हो सकता है, सबसे पहले 6 और 6, फिर 6 5, ठीक है, फिर 6 4, आगे आगे क्या करेंगे हम, देखो 5 5, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4 6 5 6 एंड 6 6 हो नहीं सकता, 6 6 एक बार ही लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए इसके। ये हमारे टोटल 6 आउटकम्स हो गए। इसके अलावा और कोई हो सकता है कि देखो 6 6 हो गया, 6 5 हो गया। टोटल हमारे पास कितने आ सकते हैं, 6 और 6 है, 6 5 है, 6 4 है। ये हमारे पास केवल यही हो सकते हैं। 6 और 3 अगर हम लेते हैं तो कितने बनेंगे, ओनली 9 बनेंगे। तो हमें तो चाहिए था ग्रेटर देन 9 का। तो ग्रेटर देन 9 के लिए हो गए ये 6 एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE/NS। ठीक है, NE/NS में क्या होगा, ये हो गए हमारे 6/36। ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब ब्लैक डाइस पर हमने क्या माना था, फर्स्ट वाला हमारा ब्लैक है, सेकंड वाला हमारा रेड है। ठीक है, हमने ये माना था। तो अब चलो इस पे करते हैं आगे। तो ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5, तो F क्या होगा हमारा, F होगा फर्स्ट वाले पे 5 आ रहा है, बाकी पर कुछ भी आ सकता है, बाकी पर कोई कंडीशन नहीं है। इस तरीके से हमारे पास 5 6 तक, ये भी कितने हुए हमारे 6 हो गए। NF/NS ये हो गए हमारे 6/36। हमेशा अपॉन में तो क्या आएगा, NS, कल बता दिया था। अब E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F क्या होगा, देखो इंटरसेक्शन की बात करते हैं हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, स्टार्ट होगा 5 से, तो एक 5 5 है इसके अंदर और एक 5 6 है, ये दो ही हो सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन 5 5 एंड 5 6। तो ये हो गए हमारे PE इंटरसेक्शन F क्या हो गया, NE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय
NS, ये हो जाएगा हमारा 2/36, 2/36। ठीक है, ये हो गया हमारा 2/36। अब फॉर्मूला PE/F का, इंटरसेक्शन अपॉन F, तो 2/36 डिवाइडेड बाय 6/36, ये कैंसिल, 1/3 इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर है ये तो? E/F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F हमेशा इसी फॉर्मेट में। अब इसमें नेक्स्ट वाला कुछ इसी टाइप का है, जल्दी से सब जने अपने आप ट्राई करेंगे इसको, उसके बाद लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस। तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो वही रहेगा 1 1 1 2 अप टू 1 6, ठीक है। और ये हो गया हमारा इस तरीके से 6 1 से लेके 6 6 तक, ये तो हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ई क्या होगा हमारा, हमें क्या चाहिए था, इधर ध्यान दो वापस से एक बार क्वेश्चन पे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना होता है वो हमारा ई होता है, और जो हमें गिवन है कि रेड डाई रिजल्टेड इन लेस देन 4, नंबर लेस देन 4, तो चलो अब इसका ई बनाते हैं। ई है सम 8, कैसे आएगा, देखो सबसे पहले 6 2, नेक्स्ट 5 और 3, नेक्स्ट 4 और 4, नेक्स्ट 3 5, नेक्स्ट 6 2। इसमें क्या करना है, डिक्रीज करते जाओ। देखो 6 से हम 5 पर गए, 5 से 4 पर गए, 4 से 3 पर गए, 3 से 2 पर गए, और यहां पर इंक्रीज होते जा रहा है 2 3 4 5 6, ये अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा ई क्या हो गया, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, NE/NS, ये होता है हमारा। और NE क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं 5, और टोटल एलिमेंट्स कितने थे 36, ये हो गया हमारा 5/36। अब हमें चाहिए F मैंने क्या बताया था, हमारा क्या होता है, जो हमें गिवन होता है। अब गिवन क्या था, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4 से छोटा नंबर, किस पर, रेड डाइस पर। हमने क्या अज्यूम किया था कि जो हम सेकंड जो डाइस है वो हमारा रेड है, तो इस पर क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। तो यहां पर देखो 1 के साथ में 3 आ सकता है। चलो थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका अलग करते हैं अपन, क्या हुआ, हाँ यहां पे थोड़ा सा हम इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं। देखो यहां पर हम लिखते हैं 1 के साथ में 1 आ सकता है, 1 2 1 3। अब इसके बाद 4 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सेकंड डाइस पर 4 से छोटा नंबर चाहिए। इसी तरीके से हम आगे क्या चलेंगे, 2 1 2 2 और 2 3, और ऐसे चलते चलते हमारा कहां तक जाएगा, ये 6 1 6 2 एंड 6 3। तो टोटल कितने हो गए, एक तरह से हमने लास्ट में 4 5 6 वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, जो भी नंबर आएंगे 4 5 6 के वो हमने रिमूव कर दिया, तो हाफ आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, NF/NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। एक तरह देखना 1 से स्टार्ट होने वाले 3 है, 2 से भी 3 है, तो अगर हम बात करें 1 से अगर 3 है, 2 से भी 3 है ना, ऐसे तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 × 3 टोटल कितने हो गए 18। तो 18 एलिमेंट्स है हमारे, ये हो गया हमारा 18/36, ये हो गया हमारा PF। हमें फाइंड करना है E इंटरसेक्शन F। अब इसके बाद E इंटरसेक्शन F कैसे फाइंड करेंगे, देखो E इंटरसेक्शन F क्या होता है हमारा, E इंटरसेक्शन F क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहां पर 6 2 बिल्कुल है, ठीक है। हमेशा जो हमें कॉमन कैसे पता चलेगा, 4 से छोटे आने चाहिए। देखो यहाँ पर 4 है 5 है 6 है, तो ये तो नहीं हो सकते, केवल 5 3 और 6 2 ही होंगे। ये हमारा क्या हो गया, E इंटरसेक्शन F हो गया। ये हो गया हमारा 5 3 एंड 6 2, ये हो गए हमारे इंटरसेक्शन। तो E इंटरसेक्शन F क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर आता है E इंटरसेक्शन F अपॉन NS, मतलब ये हो गया हमारा 2/36, ये हो गया। तो PF और E इंटरसेक्शन F दोनों मिल गए, तो E/F क्या होता है, जल्दी से फाइंड कर दो,
ई बाय एफ इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय पी एफ कितना है हमारा 18/36, ये कितना हो गया हमारा 1/9 आंसर आ गया इसका। समझ में आ रहा है? किया था पहले सबने, मैंने बोला था पॉज करके पहले सब जने इसको खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आगे ध्यान दें। तो चलो अब देखो कितने जनों ने किया, कितनों ने नहीं किया। चलो इसको रफ करते हैं अब हम। हाँ, तो इधर ध्यान दें। अब क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इन द सेंस ये वापस से हमें उसी चीज की ध्यान लाएगा जो हमने 11th में पढ़ा था। इंटरसेक्शन है, यूनियन है, किस तरीके से किया जाता था, इसको देखते हैं। चलो नेक्स्ट इसी पेज पे एक बार समझ लेते हैं। ये ई हमारे पास दे रखा है, ई हमारे पास दे रखा है, देखो ई क्या है 135, एफ है हमारा 23 और जी है हमारा 2345। ये तो सबको इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें अब हमें अगर यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या दे रखा है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब तुम कहोगे सर इसकी कहां जरूरत आ गई? इसकी जरूरत अभी पता चलेगी कहां आएगी। ई बाय एफ हमें फाइंड करना है, पी ई बाय एफ। तो ई बाय एफ में हमें क्या क्या चाहिए होता है? इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी एफ, है ना। इंटरसेक्शन निकालने के लिए अगर मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो इंटरसेक्शन तो देखो क्या बन रहा है, इसके लिए तो हमें ये दो चीज चाहिए, ई पता है एफ पता है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या आता है पी ई सॉरी एन ई इंटरसेक्शन एफ। अभी हम क्या फाइंड करना है, हम इसका फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये कितना हुआ हमारा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एस होता है हमेशा, हमने क्या बोला था हमेशा अपॉन में क्या आएगा टोटल। अब टोटल के लिए ये हमें रिक्वायर्ड था, ये ध्यान रखना। तो अ फेयर डाइस रोल्ड का मतलब क्या है, एक पासे को हमने थ्रो किया, रोल किया, तो कितने आएंगे इसका आउटकम 6 आएंगे। तो ये 6 हमारे आउटकम से, एन एस हमारा कितना हो गया 6, यहां पर हो गया 1/6। ठीक है, तो ई बाय एफ हमें चाहिए, इंटरसेक्शन मिल गया, और अब एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं हम कितनी है 2/6। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमारी 3/6। जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमारी 4/6। ये प्रोबेबिलिटी इनकी भी निकालनी पड़ेगी, तभी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये देखो, ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, यहां से प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/6, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी है कितनी 2/6। तो हमारा ई बाय एफ हमारे पास आंसर आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 डिवाइडेड बाय हमारा एफ है अपॉन में, तो 2/6, ये कितना हो गया हमारा 1/2, इसका आंसर हो गया। बात समझ आ रही है ना सबको? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से ये क्वेश्चन इजी, ये इजी, ये डायरेक्ट लिए है ना, लेकिन यहां पर जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कुछ यूनियन का रोल दे दिया। अब पी ई यूनियन एफ बाय जी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब मैं इस क्वेश्चन इसको रिमूव कर रहा हूं जो मैंने लिखा है, इसका यहां से रफ कर देते हैं और केवल इतना इतना पार्ट छोड़ देते हैं। देखो इसको, अब यहां पर ध्यान दो, ई यूनियन एफ बाय जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई यूनियन एफ, ये हो गया, बाय जी है, अपॉन में जी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो है, नो डाउट ये तो है हमारे पास, लेकिन हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ई यूनियन एफ, देखो पहले क्या करते हैं हम यूनियन, तो ई यूनियन एफ, ई और एफ का यूनियन करेंगे तो क्या क्या बनेगा। यूनियन का मतलब एक याद नहीं हो, हमने अभी तक किया नहीं कहीं पे भी, सैंपल स्पेस दो
इवेंट्स को, है ना, दो सेट्स को कैसे यूनियन करते हैं वो अब भी नहीं पता है, 11th में हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं याद दिला देता हूं। यूनियन का मतलब क्या है, इन सबको हम एक सेट के अंदर डाल देंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कभी भी सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, रिपीट नहीं करना है। मतलब 1 3 5 और यहाँ पर 2 3 है, तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 और 2 बार 3 नहीं लिख के 1 बार 5, क्योंकि सेट क्या होता है, रिपीटिशन नहीं होता, कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। तो यूनियन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना, तो इन सबको हमने गैदर कर दिया, इकट्ठा कर दिया सबको, लेकिन इसमें 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा ई यूनियन एफ। और अब क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन जी। जी क्या था, ये रहा जी। अब इसमें और इसमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ई यूनियन एफ ब्रैकेट इंटरसेक्शन जी। तो इंटरसेक्शन जी, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कल बता दिया था कॉमन, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, ये हो गया इसकी वैल्यू 3 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, और टोटल तो हमेशा कितने आएंगे, एन एस कितना है हमारा, ये रहा 6, ठीक है, तो 3/6। अब फॉर्मूला क्या था, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ई यूनियन एफ बाय जी का 3/6 डिवाइडेड बाय पी जी कितना है 4/6, ये हो गया 4/6, इसका आंसर हो गया 3/4। आया समझ में सबको, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करोगे, थोड़े बहुत थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी लेकिन करने पड़ेंगे। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा यूनियन की जगह इंटरसेक्शन दे दिया, तो इंटरसेक्शन करने के लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन, और इसका जो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन का, उसका वापस से जी के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है तुमसे, अच्छा क्वेश्चन है और कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे चलते हैं। जल्दी से एक बार सब जने वापस से पीछे वाला रिवाइज करते रहो, उसके बाद आगे बढ़ना है, डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? ठीक है, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl, मतलब boy हो या girl हो, दोनों की equal likely है आने की। If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that at least given that के बाद क्या है, the youngest is a girl, है ना। ये हमें करना है, चलो देखते हैं इसको। चलो तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। हाँ, सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है तो क्या होगा, बॉय बॉय, ठीक है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, ये होंगे हमारे पास 4 ऐसे आउटकम्स होंगे टोटल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4। अब इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये अगर हमें फाइंड करना है तो ये हमारा ई कहलाएगा, और ई के अंदर क्या आएगा, दोनों गर्ल, ठीक है, दैट बोथ आर गर्ल्स, ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी ई क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी 1 डायरेक्टली, चलो एन ई बाय एन एस डायरेक्टली नहीं लिख के, तो मैं लिख देते हैं एक बार, तो 1/4, ठीक है। अगला गिवन दैट, क्या गिवन है, फर्स्ट इसका गिवन है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब यंगेस्ट की बात आ गई, तो यंगेस्ट गर्ल इसमें भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, ठीक है। हम कहने को ये भी बोल सकते हैं ये दोनों यंगेस्ट, है ना, कि पहले ये दोनों यंगेस्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ जो गिवन होता है वो हमारा एफ है, ये हो गया हमारा बी जी और जी के बाद जी, ये हो गया। तो देखो इसमें हमारा पी एफ क्या हो जाएगा, एन एफ बाय एन एस, ठीक है, तो 2/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ, हमेशा फॉर्मूले में तो यही आता है, इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है जी जी दिख रहा है हमें, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ये हो गया हमारा 1/4। ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, क्या एन ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और अपॉन में एन एस, तो 1/4।
अब ई बाय एफ का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, इंटरसेक्शन 1/4 और पी एफ ये हो गया हमारा 2/4। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है हमारा 1/4 और ये हो गया हमारा 2/4। तो कितना आ गया इसका 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। कम से कम एक क्या हो, गर्ल हो। तो कम से कम की बात करते हैं, गिवन की बात है ना, ई तक तो एज इट इज सेम है। क्वेश्चन में अज्यूम दैट ईच वन इज इक्वली लाइकली, ये सब चीज सेम है। गिवन दैट के बाद से क्वेश्चन चेंज है। तो इसका फर्स्ट पार्ट था हाफ आया, इसका सेकंड पार्ट है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है, ये भी है। ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें गर्ल नहीं है। तो हमारे पास तीन है ऐसे, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल, ऐसे तीन होंगे। ये हो गया हमारा पी एफ, क्या हो जाएगा हमारा एन एफ बाय एन एस, ये हो गया हमारा 3/4। इंटरसेक्शन क्या होगा इसमें, इंटरसेक्शन इसमें जी और जी है, ये हो गया हमारा इसमें इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ, मतलब ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन क्या था 1/3, 1/, सॉरी ये क्या आएगा एन एस। ठीक है, एन एस 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया 1/4। अब हमें फाइंड करना है फॉर्मूला ई बाय एफ का। ई बाय एफ फाइंड कर दो, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, 1/4 डिवाइडेड बाय एफ कितना है इस बार 3/4। तो कितना आ गया 1/3, इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में सबको। अब की बार हमें देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, द यंगेस्ट इज अ गर्ल एंड एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एटलीस्ट वन कर ले लिया, उसमें आ गया 1/3 और इसमें आ गया हमारा 1/2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चंस हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होने वाली है। तो सब जने थोड़ा अच्छे से ध्यान दो इस पे। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th और 14th, है ना। 13th और 14th क्वेश्चन को चलो ध्यान से देखते हैं। अब ये है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट। चलो ये वाले क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप ट्राई करना, एक बार नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, बता देंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी इस बार ये वाला तुम्हें क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी पता चलेगा। Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the conditional probability of event the sum of numbers on dice is 4। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि दोनों डाइस के ऊपर अलग अलग नंबर आ रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। दोनों डाइस के ऊपर जो सम आए वो क्या है 4। तो सैंपल स्पेस कितने होंगे इसमें, 2 डाइस हैं तो सैंपल स्पेस हमारा 1 से 6 तक, ऐसे ही 2 से सॉरी ये कर देते हैं अपन 1 तक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 तक और इस तरीके से चलते हुए ये हो जाएगा हमारा 1 से लेके 6 तक। क्योंकि हम इसी ऑर्डर में लिखते आए तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पर 6 लिख देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा एस, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different, जो गिवन है वो हमारा एफ है और जो हमें फाइंड करना है वो हमारा ई है। तो पहले हम ई को सॉल्व करेंगे। ई क्या है हमारा, देखो द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। सम क्या होना चाहिए 4। सम मिनिमम से स्टार्ट करो, 1 3 देन 2 2 देन 3 और 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई। ई की प्रोबेबिलिटी वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, ये इसलिए करवाता हूं ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए इसको सॉल्व करने की, है ना, इजीली तुम निकाल पाओ धीरे धीरे।
तो ये हो गया हमारा एन ई बाई एन एस 3/36, ये हो गया हमारा। अब आते हैं बात एफ पर। एफ क्या होगा हमारा? एफ है गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों अलग है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो 1 2 से, है ना, 1 1 नहीं आ सकता, अलग अलग है। 1 3 से लेके कहाँ तक? 1 6 तक। फिर ये आ गया हमारा 2 1, लेकिन अगला कौन आएगा? 2 3, 2 2 नहीं आएगा, ये हो गया हमारा 2 6 तक। फिर अगला 3 1 3 2, नेक्स्ट आएगा 3 4, ये हो गया हमारा 3 6 तक। इसी ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे आगे 6 1 से लेके 6 5 तक, ठीक है। तो मतलब 1 से बनने वाले 5 है, 2 से भी 5 है, 3 से भी 5 है, 6 से भी 5 है। टोटल कितने हो गए? 30, है ना। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। मतलब सेम एलिमेंट्स जो होंगे वो हट जाएंगे ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये रिमूव हो जाएंगे। तो मतलब 6 एलिमेंट्स कम हो गए, ये हो गया हमारा 30 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी एफ की। ये होता है हमारा एन एफ बाई एन एस, एन एफ बाई एन एस, ये हो गया हमारा 30 डिवाइडेड बाई 36। एज इट इज छोड़ दो इसको। ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करो। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली बात है, इसमें 3 है तो इसमें ध्यान दो। 1 3 इधर होगा, 3 1 इधर होगा, सेम वाला एलिमेंट इसमें नहीं होगा, तो 2 2 को रिमूव कर दो। यहां पर ये 2 जने होंगे, 1 3 एंड 3 1। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आई? ये आ गया हमारे पास 2/36। तो इसका आंसर क्या बन गया? ई बाय एफ का। ये हो गया हमारा आंसर, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब 2/36 डिवाइडेड बाय 30/36, ये हो गया हमारा 1/15। डेसिमल वैल्यूज नहीं निकालनी है ना, जनरली नहीं निकालनी है। जहां पर लगे इक्वेशन में भी डेसिमल में दे रखा है तो वहां पे डेसिमल में फाइंड कर लेना, ठीक है। वन बाय 15, ठीक है। चल, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्यों है वो अभी पता चल जाएगा। देखो, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. तो 2 अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर अगर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का अगर मल्टीपल आता है तो हमें वापस से डाइस को थ्रो करना है। और अगर एनी अदर नंबर कम्स अप, अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो हमें क्या करना है? कॉइन टॉस करना है। Find the conditional probability of the event the coin shows a tail given that at least one die shows a 3। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख देते हैं। इसका सैंपल स्पेस हमने क्या बोला कि अगर पहले तो डाइस थ्रो हो रहा है ना, पहले पासा थ्रो हो रहा है, कॉइन की बात ही नहीं, पहले हमें पासा फेंकना है। तो हमने पासा फेंका, उस पर 1 आ गया। तो इसने क्या बोला था? अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वापस पासे फेंकना है, लेकिन अगर अदर देन 3 आता है ना, 3 के मल्टीपल के अलावा कोई आता है तो कॉइन टॉस करना। 1 के बाद क्या आ सकता है? कॉइन टॉस करें तो हेड भी आ सकता है, 1 के बाद टेल भी आ सकता है। सिमिलरली 2 के बाद हेड आ सकता है और 2 के बाद टेल आ सकता है। लेकिन अगर 3 आता है तो हमें वापस से पासा फेंकना है, तो 3 के बाद 1 आ सकता है वापस से पासे पर, 3 2 3 3। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर 3 के बाद 3 है तो वापस से हम पासा नहीं फेंकेंगे। नहीं, इसमें ये नहीं बोला है। यहाँ पर देखो, डाई अगेन बोला है, अगेन एंड अगेन नहीं है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है एक बार फेंका, दोबारा आगे आगे फेंकना, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है ना। तो यहां पर केवल डाई अगेन, एक बार दोबारा वापस हमें फेंक दिया। चलो, तो 3 के बाद में 4 3 5 एंड 3 6, ये हो गया हमारा 3 के कंप्लीट हो गए। आगे आते हैं हम 4 पे आते हैं। तो 4 का मतलब कॉइन टॉस करना है, 4 का मतलब कॉइन टॉस करना है, 5 का मतलब बिल्कुल कॉइन टॉस करना है, और 5 में कॉइन टॉस करना है। नेक्स्ट 6 आते ही हमें डाइस थ्रो करना है, 6 आते ही डाइस थ्रो करना है। तो ये हमें बार बार डाइस थ्रो करना है। बार बार का मतलब ये कुछ भी आ सकते हैं आउटकम्स। तो ये हमारे पास ये हो गया इसका टोटल आउटकम्स। ये हमारा सैंपल स्पेस है। क्लियर बात, समझ में आई? अब ये भी अच्छा है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम ई पर, जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। कॉइन पर टेल आना चाहिए। किधर दिख रहा है टेल? 1 2 3
और 4, ये 4 जगह दिख रहा है, तो जल्दी से लिख दो इसका 1, t 1, t 2, t 4, t एंड 5, t। ठीक है, ये हमारे पास 4 दे रखे, तो E आ गया ये हमारा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखते हैं, NE/NS। ठीक है, अभी तक हम ये लिखते आ रहे थे, तो कितना हो गया 4 बाय, ये कितने हो जाएंगे हमारे, देखो 6, 6 और 8, ये हो गए हमारे 18, 6, 6 और 8 सॉरी, ये हो गए हमारे 20, टोटल 20 हो गए। ठीक है, 20 है, लेकिन ये इसका प्रोबेबिलिटी गलत है, ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जाएगी। रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले तो ये गलत है ना, ये क्यों गलत है, इसका सब बहुत अच्छा रीजन है, वो समझना। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था, इक्वली लाइकली इवेंट्स थे, इक्वली लाइकली आउटकम्स थे, इवेंट्स थे। देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है, एक है 1, एक है हेड, यहां पर क्या हो रहा है, एक है 3 और एक है 1, तो मतलब यहां पर डाइस थ्रो कर रहे हैं, और यहां पर हमने डाइस थ्रो किया, और यहां पर हमने कॉइन टॉस किया, यहां पर डाइस थ्रो किया, यहां पर डाइस थ्रो किया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी ना। अगर मैं बात करता हूं इस 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, इस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। लेकिन अगर मैं इधर बात करता हूं इस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, इस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ये तो 1/12 हो गया। तो हम डिवाइड कब करते हैं डायरेक्टली, नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कब करते हैं, जब हमारे जो आउटकम्स आते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इक्वली लाइकली हो। ये इक्वली लाइकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36, दोनों अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से इनको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही काम करेंगे हम, क्या कि हमें चाहिए 1 की और t के आने की, तो PE देखो, नो डाउट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, हमें E इंटरसेक्शन F अपॉन PF चाहिए होता है, तो हम E इंटरसेक्शन और F के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये E लिखना जरूरी है ना, सेट तो लिखना है। अगर हम सेट लिख ही रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। देखो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये एक नंबर है डाइस के ऊपर, डाइस में 6 होते हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, और टेल्स हेड पर 2 आ सकते, मतलब हेड और टेल में से कोई आ सकता है, तो 1/2। सिमिलरली यहां पर भी प्लस 1/6 इंटू 1/2, सिमिलरली प्लस 1/6 इंटू 1/2, और ये भी 1/6 इंटू 1/2, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4 इंटू 1/12। ठीक है, ये हमारा हो गया PE। इसको भी कैंसिल आउट नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दो। आगे चलते हैं हम F। अब F क्या बोला था, एटलीस्ट 1 डाई शोज द 3, कम से कम एक पासे पर 3 आए, तो कम से कम एक पासे का मतलब सबसे पहले तो 3 वाले लाइन पकड़ लो, ये हो गई हमारी 3 वाली लाइन। इसके अलावा और किसी पर 3 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा हमारा 3। ठीक है, तो इनके अलावा और कहीं नहीं आ सकता, ये हो गया हमारा 3 1 से लेके 3 6 तक, और लास्ट हमारा 6 3, तो टोटल कितने हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1/6 इंटू 1/6, और ऐसे ये 6 और एक 1, 7, टोटल 7 है, तो इंटू 7 कर दिया। अब इंटरसेक्शन फाइंड कर दो इसका, E इंटरसेक्शन F। देखो इसमें आ रहा है हर जगह कॉइन है ना, टेल्स 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 टेल्स, इसमें कहीं पे टेल आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसको मैं खाली, या फिर मैं इसको 5 लिख सकता हूं ना, नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, ठीक है, या वॉइड सेट बोलो, एक ही बात है ना। तो मतलब ये क्या है, खाली सेट है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो NE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय NS होता है। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो 0 बाय एनीथिंग, एनीथिंग में वैसे 20 था, एनीथिंग में क्या है, इसको सॉल्व ही नहीं करना है। इस बार NS तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्टली निकाल रहे हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, तो क्या हो गया 0। ठीक है, हम एलिमेंट, हम तो अब की बार डिवाइड तो कर नहीं रहे, हमें अलग अलग निकालना है, इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और हमें E/F फाइंड करना है, तो E/F के फॉर्मूले में इंटरसेक्शन ऊपर आता है,
और पी एफ नीचे आता है, इंटरसेक्शन अगर 0 है तो क्या होगा, ये कंप्लीटली 0 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, 0। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, 0 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना, ऐसा एग्जाम्पल भी है, आरबीएससी की बुक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ अलग क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस दिया करो, इनको अलग से नोट किया करो, इनके ऊपर मार्क किया करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कंडीशन कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। एक पासे को हमने थ्रो किया, अगर उस पर 3 का मल्टीपल आता है तो हमें वापस से डाइस थ्रो करना है, और अगर कोई अदर नंबर आता है तो हमें कॉइन टॉस करना है। तो हमने देखो इसका सैंपल स्पेस बना दिया तो काम बन जाएगा। सैंपल स्पेस बनाने के बाद हमें यह पता रहना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवन आउटकम्स है या नहीं। ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्यों, मैंने बता दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी 1/2। सेम ऐसे इसकी 1/6 और इसकी भी 1/6, तो ये हो गया 1/36 और ये हो रहा है 1/12, तो इक्वली लाइकली नहीं है। इसलिए हमने सबको सेपरेटली लिखा है, इसको भी सेपरेटली लिखा है, डायरेक्टली नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड नहीं किया। क्लियर यहां तक बात। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। लास्ट में 2 एमसीक्यू हैं, बहुत इजी से एमसीक्यू हैं, वो अपने आप क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इसको पॉज करें। तो अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज है 13.2। इसमें क्या है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें हमें जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करनी है कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो पहला इवेंट था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था पहले, E/F जो है, E/F जो है वो क्या होता है, E इंटरसेक्शन F, ठीक है, डिवाइडेड बाय PF होता है, ये हमने पढ़ा था। इसका मैंने मीनिंग क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E व्हेन F हैज हैपेंड, ये हो चुका है, F हो चुका है, उसके बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसका कहने का मतलब क्या था कि F हो रहा है तो E पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब हमने बोला इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है का मतलब क्या है, F हो रहा है ना, F हो चुका है, उसके बाद E पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, E पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते थे, हम प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करते थे वो करते थे E की, ठीक है। हम वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे E की। तो देखो E की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है और F अगर डिपेंड, F पे अगर वो डिपेंड नहीं कर रही, तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, PE लिख सकता हूं मैं, क्या मैं इसको डायरेक्टली PE लिख सकता हूं, और बाकी रिमेन्स ये तो एज इट इज। मतलब हम यहाँ पे फाइंड करते थे E की प्रोबेबिलिटी जब F हो चुका है, लेकिन F का कोई इफेक्ट है ही नहीं इस पर, F का होने या ना होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो मतलब E की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें तो हम इसको डायरेक्टली PE भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो क्या बना आपकी बात, PE इंटरसेक्शन F किसके बराबर होगा, PE इंटू PF के बराबर होगा, PE मल्टीप्लीकेशन PF। ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के होने की कंडीशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हमें अलग से PE फाइंड करना है, E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आता है, F की फाइंड करना आता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आता है। ये सब हमने किया ही है इतने सारे क्वेश्चंस में, तो हमें ये सब चीज करना है। और हमें चेक करना होगा अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी के अगर बराबर आता है तो वो जो इवेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है, PA गिवन है, PB गिवन है, और हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर A एंड B क्या है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो
पी ए पी बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का अभी अभी फॉर्मूला बता दिया। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी के, लिख दो पी ए इंटू पी बी, और पी ए इंटू पी बी क्या है? 3/5 इंटू 1/5 दैट इज 3/25। ये हमारा आंसर आ गया। बात खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। अब नेक्स्ट है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ये डायरेक्ट, ये इसमें इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं है, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। वो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्ले कार्ड। 2 कार्ड्स हमने निकाले टोटल 52 कार्ड्स में से, तो इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, इवेंट ई की 2 कार्ड्स निकाले। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो हमने कार्ड निकाला वो हमने बाहर कर दिया, फिर पीछे से एक और कार्ड निकाला। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब ब्लैक कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें पूछिए, दोनों कार्ड्स कैसे हो ब्लैक, तो ये हमारा फेवरेबल हो गया। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। मैं एक बार थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमारे पास 4 होते हैं, है ना, 13 13 13 13। क्या क्या होते हैं हमारे पास? स्पेड, ठीक है, क्लब, ठीक है, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे रेड कार्ड्स। तो टोटल ब्लैक कितने हो गए? 26। अगर 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं, हमें क्या बोला कि टोटल 52 कार्ड्स में से हमें क्या करना है? एक एक कार्ड निकालने, मतलब 2 कार्ड्स निकालने। पहले एक कार्ड निकाला, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट दूसरा भी कार्ड निकाला। मतलब फर्स्ट ब्लैक कार्ड आने की स्टार्टिंग में डेक के अंदर, स्टार्टिंग में जो डेक है उसके अंदर कितने कार्ड्स हैं ब्लैक कलर के? 26। ये हमारे फेवरेबल हो गए। और उसमें टोटल कितने थे? 52। ये हमारे डिवाइड बाय 52 हो गया। नेक्स्ट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? वो कार्ड बाहर चला गया, तो पीछे ब्लैक कार्ड्स कितने बचे? 25 एंड टोटल कितने बचे? 51। तो कैंसिल आउट करो, ये हमारा 2 टाइम्स गया, तो ये हो गया हमारा 25/102। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges. कितने? 3 oranges हम क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका। अगर if all the 3 oranges are good, अगर तीनों के तीनों सही होते हैं, ठीक है, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। मतलब एक बॉक्स है, इसके उसके अंदर ऑरेंजेस हैं, है ना, उसमें से हमने 3 रैंडमली कोई भी ऑरेंजेस सिलेक्ट किए और तीनों के तीनों अगर वो सही आते हैं ना, अच्छे आते हैं, तब उस बॉक्स को क्या होगा? अप्रूवल मिलेगा। उस बॉक्स को अप्रूवल मिलेगा, वरना उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर एक भी गड़बड़ आता है, एक भी रॉटन आता है ऑरेंज, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स के अंदर कितने हैं? 15, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, जिसमें से 3 सही है, 3 गुड है, क्या 12 गुड है, और 3 आर बैड वंस, बाकी 3 क्या है? खराब है। तो विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब कि जो हमें 3 चाहिए थे, जो 3 हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देखो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इवेंट है उसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो मतलब पहला भी गुड आए, ठीक है, दूसरा भी गुड आए और तीसरा भी गुड है, यही चाहिए ना हमें, तभी तो अप्रूवल मिलेगा। उसने क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। जो सेल के लिए अप्रूवल मिल जाए, तो अप्रूवल कब मिलेगा? जब पहला भी गुड हो, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों क्या हो? गुड हो, है ना, मतलब अच्छे हो। तो अगर तीनों अच्छे हो तो टोटल हमारे पास फर्स्ट जो था, पहला जो था वो अच्छा था, कितने थे हमारे पास? गुड 12 थे। तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 15 इंटू एक हमने अच्छा निकाला, दूसरा एक और निकाला, तो वो कितना आएगा? 11/14। फिर नेक्स्ट 10/13। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन आगे तुम्हें करनी है, ये अपने आप कर सकते हो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, आज केवल इतना ही करेंगे। ये हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 3 क्वेश्चन अभी हम करते हैं। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। A fair coin and an unbiased die are tossed.
a fair coin and an unbiased dice are tossed, let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the dice. एक पासे को और एक सिक्को को थ्रो किया हमने, तो सैंपल स्पेस निकालते हैं. चलो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और 1, हेड 2, हेड 3, इस तरीके से हमारे पास हेड 6 तक आएंगे, फिर T1, T2, ऐसे हमारे पास T6 तक आएंगे. अब ये सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, ध्यान रखना. हेड अपीयर्स ऑन कॉइन है ना, ए इवेंट क्या है, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन. कॉइन पर क्या है, हेड आए, तो हेड वाले कौन से दिख रहे हैं, H1, H2, H6 तक. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, PA कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6/12. अब B की बात करते हैं. B क्या दे रखा है हमें, B बी द इवेंट 3 ऑन डाई. पासे पर क्या है, 3 आए, पासे पर 3 कब कब आ रहा है, देखो H3 और T3 आएगा. ये हो गया हमारा H3 और T3. कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी B की कितनी हो गई, 2/12. ये अब की बार ये मत समझना कि सर ये अब हमने अब क्यों डिवाइड कर दिया. डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि सारे के सारे आउटकम्स जो हैं वो इक्वली हैं. देखो H1 है, ये T1 है, H6 है, T6 है, ये सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली इस बार डिवाइड कर सकते हैं. उस क्वेश्चन में 6 था है ना, और एक 6 क्या था, 1T था, तो उस केस में हम नहीं कर सकते. तो PA हो गया, ये PB हो गया, ये आ गया. हमें क्या फाइंड करना है, चेक वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमें ये चेक करना है. तो उसके लिए इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा, तो A इंटरसेक्शन B फाइंड करो. A इंटरसेक्शन B कुछ दिख रहा है क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन, बिल्कुल. H3 है हमारा इंटरसेक्शन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12. तो जल्दी से इसको हम, अगर PA इंटरसेक्शन B हमारा 1/12 है, तो फाइंड करते हैं PA इंटू PB फाइंड करते हैं, PA इंटू PB. और वो कितना आ रहा है, PA कितना था 6/12, PB कितना था 2/12. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 और ये कैंसिल कितना आ गया 1/12. मतलब PA इंटू PB इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B. Hence the given, hence event A and B are independent events. बिल्कुल है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. क्लियर, ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. एक पासे पर 1, 2, 3 रेड कलर से मार्क हैं और 4, 5, 6 ग्रीन कलर से. लेट A be the event, the number is even. नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन कौन कौन से हैं हमारे पास, नंबर 2 है, 4 है, 6 है. एंड B be the event, the number is red. B इवेंट क्या है हमारा, 1, 2, 3 रेड नंबर होना चाहिए. तो R, A एंड B इंडिपेंडेंट. जल्दी से इंटरसेक्शन और वो फाइंड कर देते हैं PA. हाँ, A की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2, 4, 6, मतलब कितना होगा हमारा, सैंपल स्पेस में तो यही आएगा, डाइस मार्क्ड. तो सैंपल स्पेस में तो क्या आ गया हमारा, 1 से लेके 6 तक, इसमें हो गया 3/6. PB कितना हो गया हमारा, द नंबर इज इवन. इवन नंबर कौन कौन से हैं हमारे, 2, 4, 6, तो ये भी कितना है हमारा 3/6. इसमें कौन कौन थे हमारे पास, ये थे हमारे ए क्या था हमारा इवन नंबर, तो 2, 4, 6. और इसमें क्या था हमारा, ये था हमारा रेड कलर. रेड कलर कौन सा, 1, 2, 3. ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. A इंटरसेक्शन B भी आ रहा है, तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो गया हमारा, कॉमन कौन है, 2 है कॉमन, तो कितना हो गया 1/6 हो गया. ठीक है, 2 हमारा इंटरसेक्शन है ना, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन. एक आएगा इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंटरसेक्शन अपॉन या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो 1 कितना हो गया 6 हो गया. इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, ये 3/6 है, ये भी 3/6 है. 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4. 1/4 है, और ये हमारा आ रहा है 1/6. तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको. और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, E and F be events with PE equals to 3/5 and PF equals to 3/10 and PE intersection F equals to 1/5. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, R, E and F इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 9/50.
और ये इंटरसेक्शन हमें दे रखा है 1/5, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। क्लियर? ये हो गया आज हमारा काम खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। इसको बंद करना। अच्छा।